मित्रों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 41 वर्षों की विश्वविद्यालय सेवा के बाद मुझे अपने बारे में कुछ बेसिक जानकारी शेयर करने का मौका आप सबों के साथ मिला है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1958 में एक मजदूर किसान परिवार में हुआ है। मेरा गांव चेचल है, जो वैशाली जिला अंतर्गत विद्युपुर प्रखंड मुख्यालय से 4 किलोमीटर पूरब है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही बेसिक स्कूल में हुई, जहां वर्ग 1 से कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती थी। क्योंकि वह स्कूल घर से कुछ ही दूरी पर था, इसलिए जैसे ही वहां नाम लिखाया तो फिर पैदल ही स्कूल आना जाना होता था नियमित रूप से। इसलिए 1 से 8 तक की जो शिक्षा है वह मैंने अपने ही गांव के बेसिक स्कूल से प्राप्त की। फिर पुनः वहां से करीब 5-6 किलोमीटर दूर रामदौरी एक जगह है, जहां एक पुराना हाई स्कूल है, और 8वीं कक्षा पास करने के बाद हमने वहां अपना नामांकन 9वीं कक्षा में कराया। क्योंकि वह स्कूल दूर था और मेरी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी, इसलिए मैं शुरू में पैदल ही स्कूल जाया करता था। मुझे 1 घंटा स्कूल जाने में और फिर छुट्टी होने के बाद 1 घंटा स्कूल से आने में लगता था। थक भी जाता था, ठीक से पढ़ाई फिर घर पर नहीं हो पाती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर एक दिन सुबह का नाश्ता और दोपहर में खाना नहीं खाया, और लोगों ने यह समझा कि यह शायद रूठा हुआ है, उपवास में है, और इसकी जो मुख्य मांग है वह साइकिल की है। तो मुझे याद है कि 8-9 महीना बीतने के बाद मुझे 1971 के सितंबर महीने में एक सेकेंड हैंड साइकिल पिताजी के द्वारा और चाचा जी के द्वारा खरीद दी गई। फिर मैं उसी साइकिल से स्कूल आने जाने लगा। तब समय की भी बचत होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां से 9वीं पास किया 1971 के दिसंबर में, 10वीं के समय में गांव में ही एक नया हाई स्कूल खुल गया, जिसमें गांव के लोगों ने यह फैसला किया कि गांव के जितने बच्चे हैं वे बाहर के स्कूल में नहीं जाएंगे, अपने ही गांव के स्कूल में नाम लिखाएंगे। इसलिए 10वीं कक्षा में मैं 1972 में पुनः अपने ही गांव के स्कूल में, जिसकी स्थापना कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें पढ़ने लगा। और वह ठीक पूर्व के बेसिक स्कूल से बगल में ही था, इसलिए आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन दिक्कत यह हुई कि मेरा जब मैट्रिक का समय आया तो उस समय तक उस स्कूल को मान्यता नहीं हुई, और इसलिए मुझे अलग से, जहाँ मेरा ननिहाल भी था, वहाँ के स्कूल से फॉर्म भरना पड़ा। और 1973 में तो मैंने फॉर्म भरा
तो वही एक बाकरपुर जगह है जो मेरे गांव से करीब करीब 5 किलोमीटर उत्तर होगा। बगल के गांव में मेरा ननिहाल भी था, तो वहीं से मैं फॉर्म भरा। उसी हाई स्कूल में मेरे भाई शिक्षक भी थे और मेरे मामा उस स्कूल के सेक्रेटरी भी थे, इसलिए मुझे वहाँ आसानी से रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर मैं वहीं से परीक्षा में शामिल हुआ। और यहाँ मैं यह बता दूं कि उस समय जो मैट्रिक की परीक्षा होती थी वह 10 वर्षों के बाद नहीं बल्कि 11 वर्षों के बाद हुआ करती थी। मैं परीक्षा में बैठा। 1972 में जो परीक्षा हुई थी मैट्रिक की, उसका पैटर्न कुछ दूसरा था, लेकिन 1973 में नागमणि बोर्ड के अध्यक्ष हो गए थे और उस समय ऐसी हवा चली थी, इतनी कड़ाई हुई थी कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं जिस हाई स्कूल से फॉर्म भरा था वहां से सिर्फ 3 ही बच्चे पास हुए थे। एक मैं प्रथम श्रेणी में, एक और लड़का द्वितीय श्रेणी में और एक लड़का था जो तृतीय श्रेणी में। और उस समय एक अलग से लेवल चलता था कर्पूरी डिवीजन, और यह प्रावधान किया गया था कि जो बच्चे अंग्रेजी में फेल होंगे उन्हें भी पास कर दिया जाएगा। तो 5 या 6 बच्चे कर्पूरी डिवीजन से पास हुए थे। मैट्रिक पास करने के बाद वो अभी प्रथम श्रेणी से नागमणि के समय में, उस समय परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को और खुद मुझे भी बहुत ही आत्मविश्वास हुआ और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ठीक से पढ़ाई करूं आगे भी तो जीवन में निश्चित रूप से कुछ न कुछ मैं कर जाऊंगा। 10वीं 11वीं की परीक्षा पास करने के बाद ऐसे तो उस समय जितने अंक मुझे आए थे प्रथम श्रेणी में, तो मेरा दाखिला किसी अच्छे महाविद्यालय, बड़े संस्थान में भी हो जाता, लेकिन कुछ कठिनाइयां थी। और उस समय न तो मैं उतना दूरदर्शी था और न मेरे परिवार के लोग उतने दूरदर्शी थे, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों निरक्षर थे और शिक्षा उन्हें दूर दूर तक छू नहीं गई थी। वे अपना हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए दूरदृष्टि का अभाव रहा उस मामले में। तो इसलिए 11वीं पास करने के बाद मैंने हाजीपुर में राजनारायण कॉलेज में दाखिला लिया। बड़ी आसानी से दाखिला हो गया और फिर मैं गांव से ही अपनी उसी सेकेंड हैंड साइकिल से हाजीपुर रोज जाता और आता। और आपको यह बता दूं कि वह दूरी करीब हमारे घर से 25 किलोमीटर थी, तो 25 किलोमीटर आना और 25 किलोमीटर जाना साइकिल से, यह मेरा नियम सा हो गया था। मुझे याद है खास करके जब मई अप्रैल के महीने में जब मॉर्निंग क्लासेस होते थे, तो उस समय मैं जिस समय घर से चलता था उस समय अंधेरा ही रहता था और तब मैं 6 साढ़े 6 बजे का क्लास हाजीपुर में पकड़ पाता था। देर हो जाने से फिर क्लास छूट जाता था, तो वह समय काफी कठिन था मेरे लिए। और क्योंकि जैसे ही मैं मैट्रिक पास किया तो मुझे यह एहसास हो गया था कि मेरी पारिवारिक स्थिति क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मेरी सामाजिक स्थिति क्या है, और उन सबों के कारण मैं अपने आप को स्थिर कर चुका था। और कुछ ही दिनों के बाद फिर 1974 में जेपी मूवमेंट चला, जिसके बाद कक्षाएं बाधित हुई, हड़ताल होने लगे। फिर उसके कारण मुझे वहां से छुट्टी मिल गई और कुछ दिन के बाद फिर इंटर की परीक्षा हुई। इंटर की परीक्षा मैंने बिहार विश्वविद्यालय से पास की और उसमें दुर्योग यह था कि मुझे 538 अंक मिले थे, जबकि 540 में प्रथम श्रेणी होता। तो यह जो 2 नंबर का
फेरा है यह मुझे अंत तक भी लगा रहा, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन इंटर पास करने के बाद मैंने भी महसूस किया, और चूंकि हम 3 भाई थे और तीनों भाइयों में मैं सबसे छोटा था, हमसे जो बड़े वाले भाई थे वे थोड़े जागरूक थे। हालांकि दोनों भाई मैट्रिक पास थे और वे यह चाहते थे कि मैं आगे की पढ़ाई भी करूं, इसलिए आप कह सकते हैं कि परिवार में इंटर पास करने वाला व्यक्ति मैं पहला था। वो लोग भी काफी उत्साहित थे और इसलिए बीए में मेरा नाम एलिस कॉलेज मुजफ्फरपुर में लिखा दिया गया। वहां मैं छात्रावास में रहने लगा, नियमित रूप से कक्षा जाने लगा, पढ़ाई करने लगा। और फिर 2 वर्षों के बाद जो रिजल्ट आया तो उसमें मेरा रिजल्ट प्रथम श्रेणी तो नहीं हुआ, लेकिन विश्वविद्यालय के टॉप 10 में मेरा स्थान था, इसलिए तसल्ली हुई। और जैसा कि सबको मालूम है कि हमने राजनीति विज्ञान विभाग विषय को चुना था ऑनर्स के रूप में। उस समय ऑनर्स 600 का होता था और फिर 300 के 2 विषय होते थे जो सब्सिडियरी कहलाते थे, जिसमें मैंने हिंदी को रखा था, इतिहास को रखा था और इकोनॉमिक्स को रखा था। इस तरह से बीए पास मैं जब कर गया तो फिर मुझे आगे पढ़ने की इच्छा तो थी ही। पुनः मैंने उसी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर में नामांकन लिया। हालांकि उस समय मैंने बीएचयू में भी अप्लाई किया था और वहां से भी मेरा चयन हो गया था, लेकिन वह पत्र मुझे बाद में मिला जब मैं मुजफ्फरपुर में अपना नामांकन करा चुका था, छात्रावास में भी प्रवेश ले लिया था। इसलिए अधिकांश लोगों ने कहा कि अब तो यहाँ नामांकन भी हो गया और छात्रावास भी मिल गया, इसलिए तुम यहीं पढ़ाई करो। इस तरह से मित्रों, मैं स्नातकोत्तर की पढ़ाई या एमए की पढ़ाई बिहार विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग से ही किया। और इस परीक्षा में मेरा जो प्रतिशत था वह बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मेरा जो सेशन था वह 1977-1979 था। उस बैच में पूरे विश्वविद्यालय में किसी को प्रथम श्रेणी नहीं आया और द्वितीय श्रेणी में मुझे सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ और वह अंक 473 था। अगर 475 हो गया रहता तो 5 नंबर विश्वविद्यालय ग्रेस देती और मैं प्रथम श्रेणी से पास होता। इसके लिए मैंने काफी प्रयास किए कि मेरी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हो और अगर कम से कम मुझे 2 अंक भी बढ़ जाएंगे तो मैं प्रथम श्रेणी में प्रथम कहलाऊंगा, लेकिन उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। काफी प्रयास के बाद भी मैं अपना वह काम नहीं करा सका। फिर पुनः जब एमए में मैं पढ़ रहा था उस समय मुझे मेधा छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई, तो उस समय साल में 720 रुपये हुआ करते थे। तो 2 वर्षों तक मुझे वो मेधा प्रोत्साहन राशि भी मिली। और उसके बाद यह संयोग ही था कि जैसे ही मैं एमए पास किया तो उस समय पूरे बिहार में पहली बार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी से बहाली के लिए विज्ञापन निकला। विज्ञापन सभी विश्वविद्यालयों के लिए निकला, लेकिन उसमें मैंने 3 विश्वविद्यालय में अप्लाई भी किया था, इंटरव्यू भी दिया। भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर और एल.एन. मिश्रा यूनिवर्सिटी दरभंगा, जिसमें मैंने तीनों जगह इंटरव्यू भी दिया, लेकिन अंततः मेरा सिलेक्शन मिश्रा विश्वविद्यालय में हुआ। और बिहार में अधिकांश विश्वविद्यालयों के जो पैनल थे वह धांधली के कारण कुलाधिपति के द्वारा रद्द कर दिए गए थे, इसलिए अधिकतम बहाली उस समय मिथिला विश्वविद्यालय में ही हुई। मिथिला विश्वविद्यालय में भी 2 फेज में बहाली हुई। पहली बहाली जो हुई उसमें अधिकांश लोगों ने नवंबर 1982 में ज्वाइन किया, जबकि मेरी बहाली
संभवतः पैनल में मेरा नाम थोड़ा नीचे था, क्योंकि रिजल्ट बहुत उतना अच्छा नहीं था। मैट्रिक को छोड़ करके किसी भी स्टेज में मुझे फर्स्ट क्लास नहीं था। इंटर में मैं सेकेंड क्लास था, ऑनर्स में सेकेंड क्लास था, फिर पीजी में भी सेकेंड क्लास ही हुआ, इसलिए मेरा नाम थोड़ा नीचे था। हालांकि इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। और फिर उस पैनल से जो दूसरी बार बहाली हुई, जो जनवरी 1983 में हुई, तो उसमें मेरा नाम आया। हालांकि मैं निराश होकर पटना चला गया था कंपटीशन की तैयारी करने, और मुझे अचानक जनवरी 83 में वह नियुक्ति पत्र मिला। फिर लेकिन मेरी पोस्टिंग नेहरू कॉलेज बहादुरगंज हो गई। उस समय नेहरू कॉलेज बहादुरगंज पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत था, और आज वह किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का एक प्रमुख ब्लॉक है, और किशनगंज मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर है। वहां मैं 29 जनवरी 1983 को अपना योगदान किया। कॉलेज बहुत छोटा था और विकसित भी नहीं था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, ढेर सारी कठिनाइयां थी। लेकिन चूंकि कमीशन से नौकरी मिली थी, सिलेक्शन कमेटी से हुई थी, इसलिए मुझे जाना ही था। वहां से काफी दूरी भी थी हमारे घर की, लेकिन मजबूरी में वहां रहना भी पड़ा, और वहां मैंने 12 साल अपना समय व्यतीत किया। 1900 जनवरी 83 से लेकर नवंबर 94 तक मैं नेहरू कॉलेज बहादुरगंज में रहा। नेहरू कॉलेज बहादुरगंज आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि 12 वर्षों का वह समय था। उस पीरियड में मैंने जो LLB में नामांकन लिया था, तो मैंने उसकी परीक्षाएं पास की। फिर मैंने ओरिएंटेशन रिफ्रेशर किया, और दूरी होने के कारण देर से ही सही, लेकिन अक्टूबर 1991 में मैंने अपना शोध कार्य वहां रहते हुए पूरा किया। इस तरह से मेरे एकेडमिक करियर की शुरुआत वहां से हुई। फिर बार बार प्रयास करने के बाद भी 1992 में भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। फिर मेरा महाविद्यालय भी इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ गया। फिर मैं प्रयास करते रहा, और मुझे नवंबर 1994 में सफलता मिली। नवंबर 1994 में 28 अक्टूबर को मेरा स्थानांतरण हुआ था। मैं 28 को ही वहां से रिलीव हुआ, और 29 तारीख को मैं पीजी सेंटर सहरसा में योगदान दिया। तब से 29 नवंबर 1994 से 31 दिसंबर 2023 तक मेरी सेवा पीजी सेंटर सहरसा में रही, और 41 वर्षों की सेवा के बाद मैं 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुआ। फिर सहरसा में रहते हुए ही काफी दिनों तक अपना काम करने के बाद मुझे विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय विभागाध्यक्ष के रूप में जनवरी 2020 में प्रतिनियोजित किया गया। फिर मैं विभागाध्यक्ष के रूप में 27 जनवरी 2020 को योगदान दिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद वरीय होने के कारण मुझे समाज विज्ञान संकाय का संकायाध्यक्ष बनाया गया। उस पद पर मैं 30 सितंबर 2020 को ही योगदान दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने GSW के रूप में 18 अगस्त 2022 को योगदान दिया, और चूंकि GSW का पद और विभागाध्यक्ष का पद दोनों होल टाइमर था, इसलिए विभागाध्यक्ष के पद को मैंने 4 सितंबर 2022 को छोड़ दिया, और अंत तक मैं GSW अध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में विश्वविद्यालय को अपनी सेवा देते रहा। फिर पुनः मैं 31 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुआ। यह मेरे बारे में बेसिक जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इससे आप सबों को
लाभ होगा और मेरे लिए भी यह खुशी की बात है कि आप सबों ने मुझे इसको शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। सर, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं सर, उसके बारे में हम लोग किसी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन संक्षेप में सर थोड़ा सा अपने पब्लिकेशंस के बारे में भी थोड़ा सा सर 2-4 मिनट बताना चाहेंगे। ऐसे अकादमिक क्षेत्र में मेरी यात्रा अलग है और मैं यह कहूँ तो असल में इसकी शुरुआत 1996 में हुई, क्योंकि मैं 94 में पीजी सेंटर सहरसा में आया। वहाँ भी उस समय जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, तो मेरे पास खाली समय बहुत हुआ करते थे, तो फिर अपना प्रमोशन भी चाहिए था, इसलिए मैंने पीएचडी कराने का काम शुरू किया। और मुझे याद है कि मेरे अंडर में पहला पीएचडी जो प्रोडक्शन हुआ वह बिहार विश्वविद्यालय से हुआ, और वह मैं ट्रांसफर के द्वारा मैं गाइड बना था, क्योंकि मुझे पीएचडी करने में थोड़ा विलम्ब हुआ था। 8 साल में प्रोन्नति होनी थी और 8 साल ऑलरेडी बीत चुके थे, इसलिए मैंने बिहार विश्वविद्यालय में ही अपने ही गाइड से आग्रह किया कि आप अगर किसी वैसे कैंडिडेट को मुझे ट्रांसफर कर दें जिसको आप नहीं करा सकते हैं, तो उसे मैं पीएचडी करा दूंगा और उसके लिए उसको कुछ नहीं करना होगा। संयोग से एक ऐसा कैंडिडेट था जिसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, एनओसी दे दिया, उसका फिर रजिस्ट्रेशन हो गया मेरे अंडर में। और वह नियम संभवतः आज तक है कि 6 महीने के अंदर में उसकी थीसिस जमा हो सकती थी, तो 6-7 महीने में उसकी थीसिस को मैंने जमा कर दिया। वह भारत नेपाल संबंध पर था, और क्योंकि मेरा अपना भी शोध विदेश नीति पर ही था, इसलिए मुझे भी सहूलियत हुई और वह काम हो गया। और संभवतः उसका रिजल्ट जनवरी-मार्च 1998 में वह अवार्ड भी हो गया। इसलिए मेरे अंडर में पहला शोध जो है वह मार्च 98 में हुआ, फिर दूसरा 99 में हुआ, और उसके बाद भी क्रम से कुछ वर्षों के अंतराल के बाद कंटिन्यूअस होता रहा। लेकिन उस तरफ मेरी रुचि कम रही, इसलिए कि अल्टीमेटली हमने महसूस किया कि इससे कोई बहुत लाभ नहीं होने को है। और फिर इसमें बाद में चलकर ढेर सारे प्रोफेशनल लोग आने लगे, छात्र भी रुचि कम लेने लगे, वे यह उम्मीद करने लगे कि सारा काम शोध निदेशक ही कर देंगे, तो मेरे लिए कठिन था। इसलिए धीरे धीरे मैंने अपना क्षेत्र बदला और मैं आर्टिकल लेखन के काम में आ गया। मुझे याद है मेरी पहली आर्टिकल 2002 में दिल्ली से एक पत्रिका निकलती है थर्ड कॉन्सेप्ट, उसमें छपी। फिर वहाँ से साउथ एशिया पॉलिटिक्स निकलती है, उसमें छपती रही। मुझे भी प्रोत्साहन हुआ, लोगों को भी अच्छा लगा, और धीरे धीरे मैंने उस क्रम में अपना काम करना शुरू किया। जहाँ तक किताब की बात है तो मैं किताब का काम, पेपर का काम सब एक साथ ही लेकर चला। और मेरी पहली पुस्तक जो थी वह 1998 में नोवेल्टी प्रकाशन से पटना में जो अवस्थित है उससे प्रकाशित हुई। फिर 99 में दूसरी, 2000 में दूसरी पुस्तक आई, फिर 2002 में तीसरी और चौथी पुस्तक आई। बीच बीच में अंतराल भी हुआ, पेपर का काम भी होता रहा, पारिवारिक जवाबदेही भी थी, बच्चे भी थे, बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, उनकी भी पढ़ाई थी, उस तरफ भी समय मैं देता रहा, नियमित रूप से देता रहा। फिर 2015-16 के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसका दायरा और बढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने इंटरनेशनल पेपर्स में विदेशों में अपना पेपर भेजने लगा। हालांकि यह एक कठिन प्रक्रिया है,
बहुत प्रतीक्षा की जरूरत है, परिश्रम के अतिरिक्त भी, क्योंकि एक एक पेपर छपवाने में 1.5 साल 2 साल, कहीं कहीं तो 2.5 साल भी लग जाते हैं। मुझे याद है जापान से मेरा जो एक पेपर छपा तो उसके लिए मुझे 2.5 साल तक उसको फॉलोअप करना पड़ा, कभी कुछ संशोधन कभी कुछ संशोधन, लेकिन देर सवेर जो वो चाहता था उसके अनुसार मैं करके देता रहा। आज की तिथि में अगर देखें तो 1100 से अधिक मेरे पेपर छपे हैं, जिनमें अखबारों में जो एडिटोरियल्स हैं उनको मिलाकर 1100-1150 के बीच मेरे पेपर छपे होंगे। और जहाँ तक किताबों की बात है तो उनका सिलसिला कभी जोर पकड़ता था, कभी थोड़ा स्लो हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे कोरोना काल में मैं भी अस्वस्थ हुआ, फिर स्वस्थ हुआ। तो मैंने उस समय कोरोना पर भी एक पुस्तक लिखी थी, तो करीब 500 पृष्ठों की है। उसके बाद मेरी 6-7 पुस्तकें इधर आई है। अभी हाल में भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेरी 2 पुस्तकें आई है। एक पुस्तक जनवरी में आई है जिसका नाम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और दूसरी पुस्तक पर्यावरण से संबंधित है, अर्थ एंड अनईजी ह्यूमन बिटवीन अर्थ एंड इन्वायरमेंट, जो एक महीना पहले छप के आई है। दोनों पुस्तकें दिल्ली से छपी हुई है, और अब तो इस साल कोई पुस्तक आने की संभावना नहीं है, लेकिन मैं एक और पुस्तक पर काम कर रहा हूं जो महिलाओं से संबंधित है, क्योंकि अखबार में वैसे ही आर्टिकल छपते हैं जो बहुत बर्निंग टॉपिक्स होते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, पर्यावरण से संबंधित हो। ऐसे आर्टिकल्स को छपने में बहुत समय नहीं लगता है, इसलिए उसी दिशा में मैं काम करने लगा। और महिलाओं पर जो एक पुस्तक मेरी आएगी वह संभवतः अगले साल होगी, जिसका नाम होगा वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ वुमेन। तीनों वर्ड W से ही शुरू है। मैं इस खोज में हूँ कि अगर कोई चौथा शब्द भी मेरे जो W से शुरू हो और सुटेबल हो टाइटल के लिए तो मैं उसे रख लूंगा, नहीं तो वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ वुमेन यही पुस्तक का नाम होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 400 से 500 पृष्ठ की पुस्तक वो होगी, क्योंकि मैं 250 पृष्ठ पर काम ऑलरेडी कर चुका हूँ। इधर जो भी पुस्तकें आ रही है वह मुख्य रूप से मेरे जो आर्टिकल छपे हैं देश में भी विदेश में भी, उन सबों का कलेक्शन होता है, डेट वाइज होता है, और उसमें सारे एड्रेस भी दिए होते हैं। इसलिए अब उतना लंबा पुस्तक लिखना संभव नहीं है, लेकिन चूंकि आर्टिकल मैं लिखता हूँ नियमित रूप से, इसलिए उनका कलेक्शन करके, इसलिए मैं आर्टिकल अब इधर जो भी लिखता हूँ तो एक ही क्षेत्र में लिखता हूँ। इसका अर्थ यह हुआ कि पुस्तक का नाम, कैपिटलाइजेशन, सब कुछ पहले तय हो जाता है, और प्लानिंग के अनुसार फिर उसको मैं एक एक करके हर चैप्टर के बारे में आर्टिकल तैयार करता हूँ, भेजता हूँ, और छप जाने पर फिर वह मेरी पुस्तक का पार्ट हो जाता है। तो यह क्रम अब कब तक चलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब तक मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक स्थिति ठीक है, तब तक यह क्रम चलेगा। आप सबों की शुभकामनाएं मुझे हमेशा मिलती रहती है, बड़ों की दुआएं और जो समकक्ष हैं उनकी शुभकामनाएं हमेशा मिलती है। यही कारण है कि मैं अस्वस्थ होता हूँ लेकिन स्वस्थ हो जाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति कुछ जवाबदेही है, और मैं जब तक जिंदा हूँ सार्थक रूप में जिंदा रहूँ, समाज को कुछ देता रहूँ, यही मेरी कल्पना है, यही विश्वास है, और इसी के पीछे मैं अपने जीवन का बाकी समय भी लगाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप प्रोफेसर राजकुमार सिंह को सुन रहे थे। आप भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा में राजनीति विज्ञान विभाग के विश्वविद्यालय अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय अध्यक्ष
और अध्यक्ष छात्र कल्याण के रूप में भी आपने कार्य किया है। और आप अपनी शैक्षणिक यात्रा के बारे में हम सबों को बता रहे थे, बचपन से लेकर अभी तक की यात्रा के बारे में। आगे हम आशा करते हैं कि सर का आगे का जीवन भी काफ़ी सक्रिय रहेगा, हम लोगों को इनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। और बीएनबी संवाद में हम आगे अपने अन्य शिक्षकों से भी आप सबों को रूबरू कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।